हेलो स्टूडेंट्स, विकास अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वृद्धि सिद्धांत तथा मॉडल्स का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, ये सिद्धांत उन तत्वों की व्याख्या करते हैं जो आर्थिक वृद्धि को निर्धारित करते हैं और इसकी तीव्र गति हेतु नीतियों का सुझाव देते हैं। इन सिद्धांतों का अध्ययन आर्थिक विकास के भिन्न पहलुओं तथा दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालता है। विद्यार्थियों, हम इस श्रृंखला में सबसे पहले आर्थिक विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में हम एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जे.एस. मिल इत्यादि को शामिल करते हैं, जिन्होंने वृद्धि एवं गतिरोध, ग्रोथ एवं स्टैग्नेशन पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा विकसित व्याख्या एक अर्थव्यवस्था का बहुत ही सरल मॉडल प्रस्तुत करती है। यह विचारों की एक क्रमबद्ध स्कीम एवं ऐसी नीतियों को सामने रखने का प्रयास करती है जिनकी वास्तविक रूप में होने की आशा हो। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मुख्य लक्ष्य नीति निर्धारण के लिए ऐसे निर्णयों को परिभाषित करना था या जिनसे राष्ट्रों की संपत्ति में वृद्धि हो सके या जो संपत्ति है उसका समाज में व्यक्तियों के समूह के मध्य वितरण के बारे में इन्होंने चर्चा की है। विद्यार्थियों, जहाँ तक एडम स्मिथ की हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि एडम स्मिथ राजनैतिक अर्थव्यवस्था का जनक यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है उसका संस्थापक माना जाता है। हम सब जानते हैं कि एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वह है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने आर्थिक प्रगति की क्रिया तथा पूंजीगत विकास के कारणों की व्याख्या प्रस्तुत की है। विद्यार्थियों, एक उन्नतिशील औद्योगिक समाज की आर्थिक प्रणाली को स्पष्ट रूप से वर्णित करने का, डिस्क्राइब करने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है और एडम स्मिथ ने जो प्रकृतिवादी थे उनके द्वारा वर्णित विश्लेषण को आधार मानकर उन्होंने पूरी प्रक्रिया की, आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया की तस्वीर सामने रखी और एडम स्मिथ के व्यापक विचारों को क्रमबद्ध तथा विकसित करने के साथ साथ सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करने का कार्य विद्यार्थियों डेविड रिकार्डो ने किया था। तो हम सबसे पहले प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और उसके बाद हम रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हम एडम स्मिथ के सिद्धांत को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से या कुछ तत्वों के माध्यम से हम देख सकते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ का जो आर्थिक विचारों या आर्थिक विकास से संबंधित जो मॉडल है हम उसको इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। उन सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राकृतिक नियम या नेचुरल लॉ के बारे में, जो एडम स्मिथ ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे और उन्होंने कहा कि जो समाज है उसमें स्वतंत्र एवं
संचालित प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं उपस्थित होती हैं और इन दशाओं में कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ का कहना था विद्यार्थियों कि आर्थिक क्रियाओं पर लगाया गया किसी भी प्रकार का नियंत्रण विकास की प्रवृत्तियों को सीमित करता है। उनका मानना था विद्यार्थियों कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करता है और जब व्यक्ति अपने स्वहित को अधिकतम करने का प्रयास करता है तो वह सामान्य हित या राष्ट्र हित को भी बढ़ाता है। तो इसलिए उनका मानना था कि सरकार के लिए यह सदैव हितकर होगा कि वह अहस्तक्षेप नीति का पालन करे, यानी आर्थिक क्रियाओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। उनका मानना था कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों के पालन से न्याय एवं आर्थिक विकास की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी में व्यक्ति के हित सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था को अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड के द्वारा संचालित होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति की शक्तियाँ यानी बाजार तंत्र पूर्ण प्रतियोगी अवस्थाओं में जो राष्ट्रीय धन होता है, जो संपत्ति होती है देश की, उसको अधिकतम बनाता है। तो इस प्रकार उनका विश्वास नेचुरल लॉ में था, यानी अहस्तक्षेप नीति का उन्होंने समर्थन किया था। इसके बाद हम लेते हैं उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। तो विद्यार्थियों, एडम स्मिथ ने उत्पादन के 3 साधनों या 3 घटकों पूंजी, स्टॉक, श्रम शक्ति और भूमि को महत्वपूर्ण माना था। तो उनके हिसाब से हम उत्पादन फलन को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ k, l एंड n। यहाँ पर k पूंजी स्टॉक है, l श्रम शक्ति है और n भूमि है। यहाँ भूमि से अभिप्राय है ज्ञात एवं आर्थिक रूप से उपयोगी साधनों की पूर्ति, और श्रम का एडम स्मिथ के सिद्धांत में यानी उत्पादन के साधनों के रूप में श्रम का एक विशेष महत्व है, क्योंकि श्रम ही देश के वार्षिक उपभोग हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। और विद्यार्थियों, एडम स्मिथ ने उत्पादन के साधनों में जो हम यहाँ पूंजी स्टॉक ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पूंजी भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है और पूंजी मितव्ययता से बढ़ती है और फिजूल खर्ची या बुरे आचरण से घटती है, और पूंजी संचय में परिश्रम से अधिक मितव्ययता या बचत महत्वपूर्ण है, यानी पूंजी का ज़्यादा उत्पादन करने हेतु हमें ज़्यादा बचत करनी होगी। इसके बाद हम लेते हैं उत्पादन की तकनीक, यानी एडम स्मिथ का कहना था कि जो उत्पादन में वृद्धि है वह श्रम विभाजन के द्वारा होती है। विद्यार्थियों, श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ के विकास सिद्धांत का आरंभ बिंदु है, प्रारंभ बिंदु है। और एडम स्मिथ कहते हैं कि देश का विकास उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है और उत्पादन की मात्रा श्रम विभाजन पर निर्भर करती है। और श्रम विभाजन होने से 4 लाभ प्राप्त होते हैं प्रमुख रूप से। इससे श्रमिकों की योग्यताओं में वृद्धि होती है, समय तथा साधनों की बचत होती है, नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादकता में वृद्धि
होती है। और एडम स्मिथ का ये भी मानना था कि श्रम विभाजन भी दो बातों पर निर्भर करता है। ये दो तत्व हैं, दो घटक हैं जो श्रम विभाजन को निर्धारित करते हैं। पहला है उत्पादन के कार्यों में प्रयुक्त पूंजी की मात्रा और दूसरा बाजार का आकार यानी साइज ऑफ मार्केट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बाजार का आकार है वह श्रम विभाजन को सीमित करता है। यानी श्रम विभाजन केवल तभी लाभकारी होगा जब उत्पादित होने वाली वस्तुओं के लिए समुचित बाजार हो, समुचित मांग हो। और एडम स्मिथ का ये मानना था कि बाजार का आकार मुख्य रूप से उपलब्ध पूंजी की मात्रा, पूंजी स्टॉक तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों, बाजार विस्तार श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है एडम स्मिथ के अनुसार। और एडम स्मिथ कहते हैं कि व्यापार और वाणिज्य का विस्तार किया जाना चाहिए, परिवहन सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए और यहाँ तक कि जनसंख्या वृद्धि भी बाजार के आकार को बढ़ाने के में सहयोगी होती है। तो इस प्रकार जो एडम स्मिथ हैं उनके विकास सिद्धांत में श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण तत्व है आर्थिक विकास प्रक्रिया में। फिर अगली जो आर्थिक विकास सिद्धांत में उनका अगला प्रमुख बिंदु है वह है पूंजी संचय, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, यानी पूंजी संचय की प्रक्रिया। तो एडम स्मिथ मानते हैं कि पूंजी संचय आर्थिक विकास का इंजन है, यानी आर्थिक विकास का निर्धारक तत्व है, लीडिंग फैक्टर है। तो विद्यार्थियों, आधुनिक अर्थशास्त्रियों की भांति एडम स्मिथ ने भी पूंजी संचय को आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक माना है। विद्यार्थियों, एडम स्मिथ ये मानते थे कि विकास की समस्या लोगों की अधिक बचत करने, देश में अधिक निवेश करने की योग्यता पर निर्भर करती है। और उनका कहना था कि जो निवेश दर है, विनियोग दर है, वह बचत दर के द्वारा निर्धारित होती है। और इसके अलावा एडम स्मिथ का मानना था कि केवल जो भूमिपति हैं या जो पूंजीपति हैं वही बचत कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो बात है कि केवल भूमिपति या पूंजीपति ही बचत कर सकते हैं, इस बात के पीछे एडम स्मिथ की जो मान्यता थी या विश्वास था वो था मजदूरी का लाहौर नियम, आयरन लॉ ऑफ वेजेज। तो इसमें विद्यार्थियों उनका कहना था कि मजदूरी राशि उस राशि के बराबर होती है जो श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि जो एडम स्मिथ हैं वे वेज फंड में विश्वास करते थे और उनका कहना था कि मजदूरी मात्र जो है श्रमिकों के जीवन निर्वाह हेतु प्रदान की जानी चाहिए। यदि जो श्रमिकों की मजदूरी है यदि वह जीवन निर्वाह स्तर से अधिक होगी तो श्रमिकों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति होगी और आगे चल के मजदूरी कम हो जाएगी। तो एडम स्मिथ मानते थे कि जो मजदूरी है वह जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होती है। लेकिन उनका ये भी मानना था कि निवेश दर को बढ़ाकर मजदूरी कोष को बढ़ाया जा सकता है। और लाभ के बारे में
एडम स्मिथ का मानना था कि पूंजीपति लाभ कमाने के लिए निवेश करते हैं, और क्योंकि विनियोग इस कारण से किया जाता है कि जो पूंजीपति विनियोग के माध्यम से लाभ कमाना चाहते हैं। और विकास प्रक्रिया में एडम स्मिथ का मानना था कि विकास प्रक्रिया के साथ साथ जो लाभ हैं वह कम होने लगते हैं। आर्थिक प्रगति के साथ साथ लाभ कम होने लगते हैं, क्योंकि पूंजी का स्टॉक बढ़ने पर श्रम की मांग अधिक होती है, जिससे मजदूरी दर बढ़ती है और पूंजीपतियों के लिए जो अतिरेक है वह कम रह जाता है। विद्यार्थियों, तो ये एडम स्मिथ का मजदूरी और लाभ के बारे में दृष्टिकोण था। और ब्याज के बारे में उनका कहना है कि समृद्धि या उन्नति बढ़ने के साथ साथ ब्याज दर कम होती है, और कम ब्याज दर होने पर जो पूंजीपति हैं वह जो साहूकार हैं वह पूंजी की पूर्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि वो अपना जीवन स्तर पूर्ववत स्तर पर बनाए रखने के लिए अधिक ऋण देंगे। तो ब्याज दर यदि और ज़्यादा कम होती है तो जो पूंजीपति हैं वह स्वयं निवेश प्रारंभ कर देते हैं। और लगान के बारे में उनका कहना है कि विकास के साथ साथ मुद्रा लगान यानी मौद्रिक लगान और वास्तविक लगान दोनों में वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों, एडम स्मिथ का लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ के बारे में ये विचार हैं। अब हम बात करते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है या विकास का जो क्रम है वह किस प्रकार चलता है। और इस विकास प्रक्रिया में जो एडम स्मिथ ये मानते थे कि जो फार्मर्स हैं, कृषक हैं, और जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एडम स्मिथ ने एजेंट ऑफ ग्रोथ या विकास के दूत कहा है। यानी आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसके जो वाहक हैं, दूत हैं, वह हैं कृषक, उत्पादक और व्यवसायी। तो एडम स्मिथ मानते थे कि विकास प्राकृतिक रूप से पहले कृषि, फिर उद्योग और अंत में वाणिज्य का, व्यापार का विकास होता है। और एडम स्मिथ ये कहते थे कि कृषि के विकसित होने पर ही निर्माण कार्यों तथा व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है। तो ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार कृषक, उत्पादक और व्यवसायियों के कारण ही पूंजी संचय तथा आर्थिक विकास होता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करें विकास प्रक्रिया की। तो विकास प्रक्रिया को एडम स्मिथ का मानना था कि जो विकास प्रक्रिया है वह निरंतर, नियमित तथा संचयी प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि उनका मानना था कि आर्थिक विकास ना तो निर्विघ्न होता है ना ही सरल होता है, बल्कि ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्रमिक और संचयी होती है। यानी एक बार जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वह निरंतर चलती रहती है। जब कृषि, उद्योगों तथा वाणिज्य का विकास होता है तो उससे पूंजी संचय होता है, उससे तकनीकी उन्नति होती है, बाजार का विस्तार होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, श्रम विभाजन होता है और लाभों में वृद्धि होती है। तो यह क्रम विद्यार्थियों चलता रहता है, क्योंकि एडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया जब एक बार आरंभ हो जाती है तो वह संचयी तरीके से बढ़ती रहती है। लेकिन
विद्यार्थियों, एडम स्मिथ का कहना था कि ये प्रगतिशील अवस्था निरंतर नहीं चलती, यानी इस अवस्था में जब कोई अर्थव्यवस्था अपने प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन कर लेती है तो एक तरफ तो श्रमिकों में रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा होती है जो उनकी मजदूरी को कम करके जीवन निर्वाह स्तर पर ले आती है। इसके अलावा व्यापारियों में भी प्रतिस्पर्धा होती है जिससे उनके लाभ घटने लगते हैं, और जब एक बार लाभ घटने लगते हैं तो वे घटते ही चले जाते हैं। लाभ घटने पर निवेश कम होता है, पूंजी संचय रुक जाता है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, लाभ न्यूनतम होने लगते हैं और मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर के बराबर आने लगती है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर हो जाती है और अर्थव्यवस्था अंततः गतिहीन अवस्था स्टेशनरी स्टेज में पहुंच जाती है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का विकास प्रक्रिया शुरू होने पर अंततः वह इस एस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर अर्थव्यवस्था का जो विकास है यानी उसकी जो ऊपरगामी दशा है वह रुक जाती है, क्योंकि इस स्थिति में जनसंख्या स्थिर होती है, प्रति व्यक्ति आय स्थिर होती है, अर्थव्यवस्था गतिहीन अवस्था में होती है, लाभ न्यूनतम होते हैं। इस डायग्राम में आप देख ही रहे हैं, ओ एक्स अक्ष पर टाइम है और ओ वाई अक्ष पर डी के डी टी है, यानी पूंजी संचय की दर है, और पूंजी संचय की जो दर है वह एस बिंदु पर आकर रुक जाती है। तो ये इस प्रकार जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने जो विकास है और जो गतिरोध है, स्टैग्नेशन है, उनकी व्याख्या की है। एडम स्मिथ ने इस बात की चर्चा नहीं की कि अर्थव्यवस्था को गतिहीन दशा से बाहर कैसे निकाला जाए। इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो व्यापार चक्र है उसके अपस्विंग ऊपरगामी चरण की और अधोगामी चरण डाउन स्विंग चरणों की व्याख्या तो की, लेकिन उन्होंने इस बात को विश्लेषित नहीं किया कि जो डाउन स्विंग है उसको किस प्रकार अप स्विंग में परिवर्तित किया जाए, या हम कह सकते हैं कि निराशावाद को किस प्रकार आशावाद में तब्दील किया जाए। यानी एडम स्मिथ ने इस स्थिर अवस्था को दूर करने के लिए उपाय प्रस्तावित नहीं किए हैं, उपायों का सुझाव नहीं दिया है, और उनका जो अंततः कहना है कि प्राकृतिक साधनों की दुर्लभता वृद्धि को अंतिम रूप से सीमित कर देती है। यानी एडम स्मिथ के अनुसार जो विकास की प्रक्रिया है हमेशा वृद्धि मुखी नहीं होती, बल्कि इसके अंतर्गत एक स्थिर अवस्था के दर्शन होते हैं, और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में तब पहुंचती है जब कुल आय में स्थिरता हो जाती है और जो जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर मजदूरी प्राप्त होती है, लाभ कम होने लगते हैं और विनियोग जो है उनमें भी कमी होती है और जनसंख्या स्थिर होने लगती है। तो विद्यार्थियों, ये एडम स्मिथ का आर्थिक विकास का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत का यदि हम मूल्यांकन करें तो इसमें एक बात हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि उन्होंने विकास प्रक्रिया में पूंजी संचय पर बल दिया, जो कि आगे भी अर्थशास्त्रियों ने जो आगे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी इस बात को ग्रहण किया कि पूंजी संचय या विनियोग दर आर्थिक विकास का एक आधारभूत तत्व है, और उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए
बाजार का विस्तार जरूरी है, आर्थिक विकास के लिए मुक्त अर्थव्यवस्था जरूरी है और आर्थिक विकास के लिए संतुलित विकास भी जरूरी है। और उन्होंने जो पूंजी संचय के लिए जो आवश्यक बताया कि पूंजी संचय बचतों के माध्यम से, बचत में वृद्धि के माध्यम से पूंजी संचय होती है और बचत मितव्ययता के द्वारा संचित होती हैं। तो ये जो विचार है वो अल्प विकसित देशों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वह बहुत अधिक होती है। तो ऐसे देशों में मितव्ययता के द्वारा ही बचतों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन विद्यार्थियों, एडम स्मिथ के विकास सिद्धांत में जो स्थिर अवस्था का जो विचार है वह बड़ा निराशावादी विचार है और इन्होंने जो समाज का विभाजन है वह भी कठोर विभाजन किया है, पूंजीपति, भूमिपति और श्रमिक के बीच जो समाज का विभाजन किया है और उन्होंने मध्य वर्ग की उपेक्षा की है, जबकि मध्य वर्ग जो है वह बहुत अधिक बचत करता है या बचत में उसका बहुत अधिक रोल होता है। और ये कहना गलत है कि केवल भूमिपति या पूंजीपति ही बचत कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल जो इनकम रिसीव करने वाला ग्रुप है, आय प्राप्तकर्ता जो वर्ग है, वह भी बचत करता है और बचत में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, एडम स्मिथ ने सार्वजनिक क्षेत्र की या सरकार की भूमिका की भी उपेक्षा की और एडम स्मिथ के जो विश्लेषण है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की भी मान्यता ली गई है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यता है वह अवास्तविक मान्यता है। तो विद्यार्थियों, ये एडम स्मिथ का विश्लेषण है आर्थिक वृद्धि से संबंधित और हमने इसको विस्तृत रूप से देखा। मैं समझती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। हम अब अगले वीडियो में रिकार्डो के सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे, वर्णन करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।